गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशलॉजी कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले रेफरेंस दे दिया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर समाजशास्त्र एवं समाज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है समाजशास्त्र क्या है और समाज क्या है। एक छोटा सा परिचय है इसका। देखिए, व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसके सामने समय समय पर अनेक प्रकार की परेशानियां आके खड़ी हो जाती हैं और उनके समाधान के लिए बहुत प्रकार के हमारे दिमाग में विचार आते हैं कि ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए। तो समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले तो व्यक्तिगत प्रयासों का महत्व होता है, यानी हम अपने स्तर से उन पर प्रयास करते हैं, अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो ऐसे सामाजिक कारक भी होते हैं जो व्यक्ति की समस्याओं को समाधान करने में अपना सहयोग करते हैं। यानी व्यक्तिगत स्तर से भी हम समस्याओं को अपनी सुलझाते हैं और हम सामाजिक स्तर से भी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी व्यक्ति है तभी समाज है और समाज है तभी व्यक्ति है। एक दूसरों का घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तथा समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये बात भी निश्चित है, तथा उसकी गतिविधियों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका भी निभाता है। अब समाजशास्त्र का कार्य क्या है? इसका पहला कार्य है व्यक्तिगत समस्याओं और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना। यानी व्यक्तिगत समस्याएं और वही जनहित के जो व्यक्तियों के हित के जो मैटर हैं उनमें संबंध को स्पष्ट करना। इसका दूसरा जो बिंदु है वो है वर्तमान समाज में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। व्यक्ति समाज में बहुत सारे समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज में आपस में भिन्नताएं भी होती हैं, वो असमानताएं होती हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इसका तीसरा मुख्य पॉइंट है समाजशास्त्र के अनुसार समाज का विधिवत अध्ययन करना। यानी समाजशास्त्र के अनुसार ही हम इसका विधिवत यानी नियम पूर्वक विधि से एक तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम समाज में रहते हैं, हम जानते हैं कि समाज में तमाम जो परिस्थितियों से हम अवगत होते हैं, लेकिन हम उसका कैसे क्या समस्या है, क्या उसका समाधान, इसको एक विधि एक तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें समाज को जानना जरूरी है। समाज का अर्थ क्या है? बोलचाल की भाषा में शब्दों का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। जैसे कोई ईसाई समाज है, कोई आर्य समाज है, कोई ब्रह्म समाज है, वैश्य समाज, तमाम तरह के विद्यार्थी समाज, बाल समाज, इस तरह से अनेक समाज होते हैं। लेकिन अधिकांश शब्द इसके साथ समाज शब्द जोड़ दिया गया है। समाज न होकर ये क्या है? एक संप्रदाय, वर्ण, सामाजिक श्रेणी या विशिष्ट भाषाभाषी समूह है। ये समुदाय, ये क्या है? ये समूह है, ये समुदाय, संप्रदाय, ये समाज नहीं है। ये क्या है? संप्रदाय है, वर्ण है और एक क्षेत्रीय या विशिष्ट भाषाभाषी ये समूह है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह ईसाई समाज का सदस्य है तो यह गलत बात है। ईसाई समाज नहीं है, बल्कि वह एक संप्रदाय का सदस्य है। इसी तरह से आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये भी समाज न होकर एक विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय हैं। वैश्य जो समाज है वो क्या है? वैश्य समाज का उदाहरण न होकर, समाज न होकर वह एक वर्ण है। तो इस तरह से ये समाज नहीं है। इसी कारण समाज के अर्थ के संबंध में भी काफ़ी अंतर भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कुछ परिभाषाएं बच्चों दी हुई हैं समाज की, इनको आप जो भी आपको इजी लगे वो आप पढ़ सकते हैं, कॉपी में लिख लें, क्योंकि बुक पता नहीं आप लोग के पास अभी नहीं होगी।
गिडिंग्स की है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है। कूले की 3 परिभाषाएं मुझे ठीक लगी, आप इनको देख सकते हैं। फिर है समाज की मुख्य विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या हैं? ये अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त संकल्पना मतलब अमूर्त, जो मूर्ति नहीं है, अमूर्त है। मूर्त को तो हम देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त को हम देख नहीं सकते। ये लोग, जो समाज के लोग होते हैं, ये सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज में रहते हैं, एक व्यवस्था है सामाजिक संबंधों की, जिसमें लोग आपस में जुड़े रहते हैं। इस व्यवस्था को हम देख नहीं सकते हैं, इसे देखा नहीं जा सकता, यानी संबंधों को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वे अमूर्त होते हैं। तो कहेंगे ये अमूर्त संकल्पना है। केवल व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। समाज जो है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच में एक जो संबंध है, उस व्यवस्था का नाम समाज है। समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उन्हीं की एक व्यवस्था या जाल है। अब देखिए, समाज में समानता। समाज में समानता होना बहुत आवश्यक है। सहयोग, पारस्परिक संबंध समाज के मुख्य आधार हैं। सहयोग और संबंध तभी संभव हैं जब व्यक्तियों में समरूपता हो। व्यक्तियों में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की समानताएं हों, क्योंकि समानताओं के परिणाम स्वरूप ही उनकी आवश्यकताएं भी समान ही होती हैं। जब उनकी समानता होगी उनमें, तभी उनकी आवश्यकताएं भी उनकी समान होंगी। असमानता, समाज में असमानता भी पाई जाती है। कैसे? वैयक्तिक भिन्नता, लिंग, आयु तथा शारीरिक क्षमता के भेद सामाजिक संबंधों एवं जीवन में असमानता उत्पन्न करने के प्रमुख साधन हैं। लिंग, आयु, शारीरिक क्षमता, हर एक समाज में ये विषमता पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों, और इन्हीं विषमताओं के कारण ही लोग भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। यदि सभी व्यक्ति खेती के कार्य में लग जाएं, तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और व्यक्तियों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए असमानता का होना समाज में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सारे लोग एक से ही होंगे तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? अगर लोग एक ही फसल उगाने लग जाएं, एक ही काम में लगे रहें, दूसरे काम कैसे होंगे? इसलिए समाज में असमानता का होना बहुत आवश्यक है। पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए आपसी सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के हमें अस्तित्व का ज्ञान भी होना चाहिए, उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे, अनभिज्ञ होंगे और एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े रहे होंगे, तब क्या होगा? ऐसी दशा में उनमें सामाजिक संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक दूसरे से परिचित नहीं। और समाज है क्या? सामाजिक संबंधों का जाल है। जब उनमें कोई संबंध नहीं है, तो उनमें समाज का संबंध स्थापित नहीं होगा। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। सहयोग समाज का प्रमुख आधार सहयोग है, क्योंकि इसके अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सहयोग के कारण ही श्रम विभाजन होता है और सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है, क्योंकि परिवार में पाए जाने वाले संबंध इसी का एक उदाहरण माने जाते हैं। पारस्परिक निर्भरता। व्यक्तियों की अनेक समस्याएं होती हैं बच्चों। समस्याओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्तियों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अनेक प्रकार की समाज में समस्याएं हैं और उसी के लिए हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और इसकी पूर्ति बिना हम एक दूसरे के सहयोग करके हम इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो हमें एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। समाज और जीवन में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। कहा जाता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है।
ये एक दूसरे के पूरक हैं। निरंतर परिवर्तनशीलता, समाज एवं उसके संबंधों में व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती रहती है। उसमें बहुत सारे चेंजेस समय समय पे आते रहते हैं, क्योंकि मैकाइवर पेज इस विषय में कहते हैं कि सामाजिक संबंधों की सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। इनके शब्दों में अगर कहें तो यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर पेज ने ये कहा है, ये संबंधों का जाल है और हमेशा इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसको चाहें तो कॉपी में भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।